दोस्तों, बहुत दिनों बाद किस्सा गोई सेगमेंट में एक वीडियो बना रहा हूँ। आजकल जो पहलगाम की घटना के बाद देश में माहौल है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से पाकिस्तान के लिए समर्थन की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी झंडे जलाने पे या उनके साथ बेअदबी करने पर मुस्लिम समुदाय भड़क जा रहा है। आपने ये भी देखा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि आप पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। और राकेश टिकैत जैसे लोग तो ही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, राजनेता भी हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सद्भावना देखी जा रही है। बहुत बचपन में हम लोग देखते थे जब क्रिकेट मैच होता था, लेकिन एक ज़माने बाद इतना ज़्यादा एक सेंटिमेंट देखा जा रहा है। तो एक किस्सा जो मैंने किसी ज़माने में ट्विटर पे शेयर किया था, शायद फेसबुक पे भी डाला था, वंस अपॉन अ टाइम इन इलाहाबाद करके। ये किस्सा है 1965 यानी 1965 के वॉर का, जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिस समय यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान में अयूब खान थे। तो साहब, वैसे तो ये किस्सा कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप पुराने इलाहाबादियों से पूछे, हो चूँकि ये प्रयागराज पहले इलाहाबाद हुआ करता था, तो वो आपको ज़रूर इस किस्से को बड़ा रस लेके और बड़े अंदाज से बताते हैं। देखिए, 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, और ये अक्टूबर और नवंबर के आसपास वॉर हुआ। और उसके पहले मार्च 1962 में हमने इंडियन एयरफोर्स का जो सेंट्रल एयर कमांड था, वो रानी कुटीर कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया, वहाँ पे इस्टाब्लिश किया था। 62 के वॉर के दौरान हमको ये बात समझ में आई कि साहब, हमारा जो सेंट्रल एयर कमांड है ये चाइनीज़ बॉर्डर के बहुत पास है और चाइना की बहुत ज़्यादा रेंज में है। तो साहब, उसको फाइनली हमने प्रयागराज, जो उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ पे बमरौली नाम की जगह पे शिफ्ट कर दिया। आज भी वहीं है, और इनफैक्ट बमरौली में ही हमारा सिविलियन एयरपोर्ट भी है। दशकों तक तो मिलिट्री एयरपोर्ट पे ही सिविलियन फ़्लाइट्स लैंड होती रहीं, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों के निकासी भी अलग हो गई है। तो बहरहाल 1965 का वॉर हो रहा था, और ये वो समय था जिस समय आपको मालूम है कि पाकिस्तान को अमेरिका समय समय पे बड़े एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स और टैंक्स और हथियार देता रहा है। उस समय उन्होंने, जैसे F-16 आपने देखा अभी उन्होंने लेटेस्ट दिया है, इसके पहले उन्होंने F-86 दिया था, जिसको सेबर जेट कहा जाता था। माना जाता था कि साहब ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन्स है, हमारे पास इसकी टक्कर में कुछ नहीं था। उस ज़माने में इंग्लैंड की एक कंपनी थी फॉलन नेट्स करके, उसने छोटे छोटे नेट करके प्लेन्स बनाए थे, फाइटर प्लेन्स, जिन्हें नेट कहा जाता था। उन्होंने इसको साहब यूरोपियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ पे फ्लॉप हो गया, तो हमको बड़े सस्ते मिल गए थे, हमने ढेर सारे नेट्स खरीद लिए थे। और फिर 1965 के वॉर में नेट्स के और सेबर जेट के बड़ी डॉग फाइट्स हुई, बड़ी लड़ाइयाँ हुई, और हमारे छोटे छोटे नेट प्लेन्स ने 10 सेबर जेट मार गिराए। सो मच सो कि पाकिस्तान तो छोड़ें, अमेरिका को बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ा। और उसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक्स भी दे रखे थे। पैटर्न टैंक्स को तो हमने साहब जब मार के उनको एक तरह समझिए कि उनकी एकदम बाजारी लगा दी थी, आपको याद होगा। तो हमारे नेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसी युद्ध में वायुसेना को उसका अब तक का इकलौता परमवीर चक्र मिला। जब फाइटर पायलट निर्मलजीत सिंह सेखों, अब श्रीनगर जो हमारा एयरफोर्स का अड्डा था, उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स का बड़ा अप्रत्याशित हमला हो गया था। तो साहब, निर्मलजीत सिंह ने 6 सेबर जेटों को अकेले नेट से छकाया, 2 को मार गिराया और श्रीनगर हवाई अड्डा की रक्षा की थी। हालांकि इस काम में उनको अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था और परमवीर चक्र मिला। तो साहब, उस समय सेबर जेट का इतना ज़्यादा प्रचार था, इतना ज़्यादा खौफ था कि भारत में माना जाता था कि सेबर जेट इलाहाबाद तक पहुंच सकता है, सेंट्रल एयर कमांड तक पहुंच सकता है। तो सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, देश के सभी शहरों में शाम होते ही ब्लैकआउट होता था। ब्लैकआउट यानी कि किसी भी घर से कोई रोशनी नज़र नहीं आनी चाहिए। माना जाता था कि सब रात को अगर फाइटर प्लेन्स आएंगे ऊपर, उन्हें हवा से नीचे अगर रोशनी नज़र नहीं आएगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे शहर है और कहाँ पे जंगल है और कहाँ पे कुछ नहीं। तो ब्लैकआउट कराया जाता था, और नौजवानों की टोली गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमती थी। अब हम लोगों ने तो ये बातें अपने बुज़ुर्गों से सुनी है, लेकिन अगर कोई हमारे श्रोताओं में, कोई हमारे दर्शकों में कोई उस युद्ध को किसी ने देखा होगा तो उसे याद होगा कि साहब, ब्लैक आउट करो करके ये एक नारे लगते थे, और अगर किसी घर से ज़रा सी भी रोशनी नज़र आती थी तो उसको जाके इन लोग बुझवा दिया करते थे।
तो लोग शाम होते होते ही अपने सारे काम निपटा लेते थे कि भाई रात में हमको लाइट की ज़रूरत ना पड़े। जो स्टूडेंट्स होते थे वो टेबल लैम्प का इस्तेमाल करते थे और अपने घरों की दरवाज़े और खिड़कियों में कागज़ की चिप्पियाँ चिपका देते थे जिसमें रोशनी बाहर ना जाए। ये चिप्पियाँ दशकों बाद तक चिपकी रहीं, ये मैंने खुद देखी बचपन में। तो सब एक अजीब वाक़या उस दौरान इलाहाबाद में पेश आया और बाद में तो पता चला कि सिर्फ इलाहाबाद में नहीं, बनारस में भी आया और भी शहरों में आया। इलाहाबाद में एक पुराना मुस्लिम इलाका है जिसको अटाला कहते हैं। तो वहाँ से एक कंप्लेंट आई पुलिस को, प्रशासन को, कि साहब कुछ लोग हैं जो रात को छतों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी टॉर्चेस लेकर हवा में दिखाते रहते हैं। पुलिस गई, उनको गिरफ्तार करके ले आई। तो गिरफ्तारी के बाद पता चला कि साहब ये लोग तो ब्लैकआउट को फेल करा रहे थे और सरहद पार आने वाले से अपने मुसलमान भाइयों की जो हवाई जहाज़ थे, जो फाइटर प्लेन्स थे, उनको टॉर्च दिखा रहे थे कि ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही ना चले कि आबादी यहाँ पे, और बता रहे थे कि वो आबादी यहाँ पे है। अब पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी हतप्रभ रह गए। उन्होंने उन मुजाहिदों को समझाने की कोशिश की कि मियाँ जहाँ रोशनी दिखेगी बम वहीं गिरेगा, तुम्हारे सर पे गिरेगा और सबसे पहले टॉर्च दिखाने वाले मारे जाएंगे। लेकिन या तो इन फ़िदाइनों को ये बात समझ में नहीं आई, और या फिर अपनी उम्मत के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए इनका कुर्बानी का जज्बा इतना ज़्यादा था कि जब तक युद्ध चलता रहा इस तरह के 2-4 नमूने बहुत रेगुलर अंतराल पे पकड़े जाते रहे। तो ज़ाहिर है कि ऐसी बेवकूफ़ी की हरकत कम ही लोग कर पाएंगे, और उस इलाके के तमाम जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो मुसलमान थे वहाँ पे, जो समझदार किस्म के लोग थे, वो इन जियालों से बहुत नाराज़ हो गए। उनको समझ में आ रहा था कि इन मूर्खों ने उनके पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। उस समय अटाला में जो रहने वाले लोग थे आज भी इस किस्से को बयान करते हैं। एक बुजुर्ग मौलाना से मेरी बात हो रही थी, वो बड़े भावुक होकर कह रहे थे कि उन शैतानों की चली होती तो मैं तो जवानी में ही निपट गया होता। अच्छा, सोशल मीडिया के आज के दौर में उन दिनों के हालात को हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि जानकारी के माध्यम नहीं होते थे। 24 घंटे में एक बार अखबार आता था, सुबह अखबार आ गया, अब अगले दिन सुबह आएगा। और इसके अलावा क्या है कि 3 बार दिन में ऑल इंडिया रेडियो समाचार प्रसारित करती थी, जिसको लोग बड़ा एकदम रेडियो से कान चिपका के सुना करते थे। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत भरोसा नहीं था क्योंकि सरकारी माध्यम था, माना जाता था कि सरकार जो बताना चाहती है उतना ही बताएगी, लेकिन विकल्प के अभाव में आपको यही सुनना पड़ता था। अच्छा, ये वो दौर था जब रेडियो भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, बल्कि शादी ब्याह में साइकिल और रेडियो जैसी दहेज की चीज़ों की फरमाइश होती थी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लग्जरी आइटम था, हर एक के पास होता भी नहीं था। जिसके घर में रेडियो बज रहा है पूरा मोहल्ला बैठ के वहाँ सुन रहा है। तो ऐसे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत अफवाहें होती थी, अफवाहें उड़ती थी, और इसीलिए अद के दीवारों पे लिखाया जाता था, और दशकों बाद तक हमने दीवारों पे लिखा देखा बचपन में कि अफवाह फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। तो बहरहाल युद्ध के दौरान ये बातें बाहर आ गई। कुछ अफवाहें होती थी, कुछ सच होती थी, और लोगों को पता चला कि ऐसे लोग पकड़े गए हैं। लोग कोतवाली पहुँचे ऐसे लोगों को देखने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन परेशान था कि ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कोई क्रिमिनल राइट हो जाए, कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाए। तो उन्होंने बहुत सख्ती से इस मामले को दबाया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे वाक़ये होते रहे। अखबारों में तो खैर इस तरह की खबरें छपने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन जनसाधारण के दिमाग में, उनकी याददाश्त में ये घटना आज भी इस कदर बैठी हुई है कि प्रयागराज, जो उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, उसके पुराने शहर में आज भी आपको तमाम लोग इस किस्से को बड़े विस्तार से सुनाते हुए मिलेंगे। फिर कभी कभी लगता है कि किसको दोष दे। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहा करते थे कि भाई भाई का दुश्मन हो सकता है, बाप बेटे का दुश्मन हो सकता है, माँ बेटे की दुश्मन हो सकती है, लेकिन मुसलमान मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। दुनिया के सारे मुसलमान एक दीवार में लगाई गई ईंटों के समान है।